बेबी रानी मौर्य जी का राजनीतिक इतिहास क्या है। जनता जरूर जानना चाहती है कि उत्तराखंड में क्या हुआ था कि 3 बार सीएम को बदला हुआ। रवि किशन जो भाजपा के सांसद हैं और तमाम दूसरे भाजपा के नेताओं को दलित जातियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घर खाना खाते हुए खुद का फोटो ट्वीट करने की, सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? क्या ये शो ऑफ नहीं है? आपके कुछ बयान हैं जो बड़े वायरल हुए हैं बीते कुछ समय में। थाने में महिलाएं शाम को 5 बजे के बाद न जाएं तो अपने भाई के साथ जाएं, पति या पिता के साथ जाएं, देवर के या देवर के साथ जाएं, नहीं तो जाएं तो सुबह ही जाएं। आपने कहा कि मायावती ने जाटव समाज का भरोसा तोड़ा है। यही आरोप भाजपा पे भी लगते रहे, जिस पर आपने कहा कि भाजपा ने काम किया, जो मैंने सवाल वहां पे आपको फ्लोट किया था। बताएं मैम, पत्रकार आपसे पूछ रहे थे हाथरस कांड पे सवाल, आप उस इंटरव्यू पे के बीच में ही से उठ के चली गई और हाथरस कांड पे आपका जो जवाब उस दिन क्या कभी ना पूरा हुआ, कभी ना रजिस्टर हुआ, मैं चाहता हूँ आज करें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में बेबी रानी मौर्य जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, आगरा ग्रामीण जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इस कैमरे के पीछे जहां मोहन है, उसके बहुत पीछे बहुत सारे मीडिया कर्मी और बाहर बहुत सारे समर्थक हैं। आपके ही नेता का इंटरव्यू है, इसलिए हल्ला अगर कम मचाएंगे तो इंटरव्यू थोड़ा अच्छे से हो पाएगा। और हाल फिलहाल में बेबी रानी जी भी एक आध इंटरव्यू से उठ के जा चुकी हैं, तो मुझे भी थोड़ी चिंता है कि बातचीत थोड़ी अच्छे से हो जाए। सिटिंग विधायक हेमलता दिवाकर जी की जगह आपको टिकट दिया गया। राज्यपाल थी आप उत्तराखंड की 2018 से 21 सितंबर तक। 21 सितंबर। एक चर्चा तो बहुत होती है कि राज्यपाल से विधायकी का चुनाव कैसे, लेकिन उसके पहले यह चर्चा बहुत है कि बेबी रानी मौर्य जी का राजनीतिक इतिहास क्या है। पार्टी में कौन लेकर आया, मेयर किसने बनवाया। हर नेता को कोई ना कोई पार्टी में तो जरूर लेकर आता है ना मैम जी। बताएं क्या कहानी है। देखिए, राजनीति मेरे घर में बचपन से थी। अच्छा। मेरे पिता 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, मेरे भाई भी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, तो फिर मैं उसी परिवार से आती हूँ, तो मेरा भी मन था कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। बीजेपी के थे वो लोग? कांग्रेस, उस जमाने में तो कांग्रेस हुआ करती थी। ओके। 67 की बात बता रही हूँ, मेरे पिता 67 में चुनाव लड़े थे, फिर दोबारा वो लड़े थे 67 में या 68 में, पार्षद हुए थे आगरा नगर निगम के। और उसके बाद मेरे भाई भी रिपब्लिकन पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़े थे। तो घर में एक राजनीतिक माहौल था और चर्चा भी होती थी, बातचीत भी करते थे हम सब भाई बहन बैठ के, कभी पिताजी भी करते थे। तो मन में एक ये भाव था कि हम भी बड़े होकर चुनाव लड़ेंगे एक बार, तो वो भावना मन में रही। इसके साथ मेरा परिवार जो था एक बस्ती में था। अच्छा। और बस मेरे पिता की जूते की फैक्ट्री थी। आसपास के माहौल में जितने भी लोग थे सब गरीब थे। हम ही लोग थोड़े खाते पीते कहलाते थे, संपन्न थे, खाते पीते कहलाते थे। मेरे पिता के खेत भी थे, तो जो भी खेत से राशन आता, मतलब गेहूं चावल जो भी आता था, वो पहले बस्ती में बंटता था, फिर हम लोग खाते थे उसे। और घर में कोई भी आता था तो वो बगैर भोजन किए नहीं जाता था। गरीब है तो इसे कपड़े दे दो, पैसे मांगने आए तो ये दे दो, मतलब किसी के घर आटा नहीं होता था तो आटा दे दो। तो ये बचपन से ही मेरे संस्कारों में आ गया, मेरी आदतों में शुमार हो गया। तो मैं देखते देखते एक समाज सेवा सी करने लगी। फिर शादी हुई, ससुराल में आई, तो यहाँ भी वही काम मेरा चालू रहा। फिर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी एक बार चुनाव लड़ना है। बोलिए आप? हाँ, बोला हमने कि एक बार चुनाव हम लड़के देखेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। वो भी बड़े खुले विचारों के, बैंक मैनेजर, पढ़े लिखे, मेरा बड़ा पढ़ा लिखा परिवार है ससुराल का। मेरे ससुर एसपी रहे, एसएसपी, मेरी मदर इन लॉ भी पढ़ी लिखी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चुनाव लड़ना है तो लड़ ले, क्या मम्मी पापा से पूछ लो। मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तभी रिजर्व हुई थी आगरा की सीट महिला मेयर के लिए, तो घर से सहमति मिल गई दोनों तरफ से, पिता की भी और ससुर की भी, क्योंकि हम बेटियों के लिए तो दोनों परिवार की, पति की, सबकी सहमति चाहिए, तभी राजनीति में आगे आ सकती है। वो मेरे लिए ईश्वर की कृपा से दोनों ही परिवार मेरे लिए बड़े सपोर्टर थे। खासकर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टर थे मेरे।
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उन्हीं के कारण शायद आज यहाँ तक हूँ। पार्टी ने किस में सर पे हाथ रखा? पार्टी ने सर पे हाथ रखा, मैं तो बिल्कुल नहीं थी, सोच रही थी। और कांग्रेस परिवार की थी, मेरे पिता कांग्रेस ही थे पुराने पिता, लेकिन ससुर मेरे संग से थे। तो अच्छा, ससुर आपके संग से थे? हाँ, तो फिर बीजेपी भी ढूंढ रही थी कि हमें मेयर प्रत्याशी चाहिए, तो उनकी ढूंढते ढूंढते नज़र हमारे ऊपर टिकी। तो फिर हमने भी अपनी तरफ से सोचा कि चुनाव लड़ने की बात करी जाए, बीजेपी से लड़ेंगे तो बीजेपी से। ये हमने निर्णय लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कांग्रेस में नहीं जाएंगे। और राज्यपाल बनने की कहानी क्या है? आपने विधायकीय चुनाव भी लड़ा ही थे 1-2 बार। विधानसभा भी मैंने, एमएलए का चुनाव भी बीजेपी से लड़ा। मेरा जन्म बीजेपी से ही हुआ है, राजनीतिक जन्म। मेरे पिता के, वो मैं बता रही हूँ, मेरे पिता के एक दोस्त थे राजकुमार सामाजी, जो मुझे बेटी की तरह मानते थे और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज तो वो दोनों ही नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं उन्हीं के कारण राजनीति में आई हूँ। और आपके बेटे और बहू, मैंने पढ़ा कहीं कि यूएस में रहते हैं मूलतः। वो आ गए हैं इधर भी यहाँ पे हैं चुनाव के समय? वो नहीं, शिफ्ट हो वो गया? हाँ, वो मैं गवर्नर हुई तो मैं वही थी। जो आप पूछ रहे हैं ना गवर्नर का क्या कहानी है, मुझे तो मालूम नहीं था कि पार्टी क्या कर रही है। आप यूएस में थी उस समय? मैं यूएस में थी बेटे के पास। बेटा आया नहीं था 3-4 साल से। ओके। तो मैंने कहा हम मिलके आते हैं, आकर लोकसभा की टिकट मांगेंगे 19 में जो चुनाव होना। अच्छा, ये प्लान था आपका कि वहां से आएंगे लोकसभा के लिए टिकट मांगेंगे? हाँ, तैयारी करेंगे फिर टिकट मांगेंगे। तो वहाँ रहते रहते ही गवर्नर बना दिया पार्टी ने हमें। जब एक दिन पीएमओ से फोन आया तो मैं खुद भी चौंक गई। मन के पीएमओ से फोन, और मैसेज भी था कि आप जब फ्री हो तो बात कर लें। तो बात की तो यही कहा गया कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते थे, अब आप इंडिया आ जाइए तब बात करिए, प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। और संजोग कुछ ऐसा बना कि जिस दिन की मेरी रिटर्न टिकट थी उसी दिन इन्होंने मुझे गवर्नर घोषित कर दिया। अच्छा, आते ही तो मतलब मैं प्लेन में ही थी। मैं बस एयरपोर्ट पहुंची हूँ कि मुझे पता चला कि मैं उत्तराखंड की गवर्नर बन गई। फिर बस वही कहानी है। फिर बेटा मुझे आया बधाई देने, तो तब कुछ वीजा का चक्कर भी चल रहा था, उसका 1 साल तक वीजा नहीं हो पाया। फिर उसने कहा मम्मी अब हम नहीं जाएंगे अमेरिका, अब हम नहीं जाएंगे। आप उत्तराखंड वैसे समय पहुंची हैं बीवी रानी जी जिसमें उत्तराखंड बेहद संगीन पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा। 1, 2, 3 बार सीएम बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी आ गए जो अब इनकम्बेंट है, चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सरकार, उनके सामने भी अपना चुनाव बचाने की चुनौतियां हैं। राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में कहा जाता है मुख्यमंत्री को देखना वही है उसका काम। मुझे पता है कि आपकी पार्टी की क्या मजबूरियां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जनता जरूर जानना चाहती है कि उत्तराखंड में क्या हुआ था कि 3 सीएम बदल दिए गए, मतलब 3 बार सीएम को बदला हुआ। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपको जानकारी लोगिन होगी? नहीं, जानकारी हमें, गवर्नर को क्या जानकारी होती है। ये तो मैं जब तो बीजेपी में नहीं थी, बीजेपी मुझे छोड़नी पड़ी थी, रिजाइन करनी पड़ी थी, तब मैं गवर्नर बनी। तो मेरा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता था किसी बातों में। मेरे पास तो जो फाइलें ऑफिशियली आती थी वही साइन करनी। ज़्यादा कोई से नहीं होता था आपका? नहीं, उनकी सरकार में हमारा, बंगाल में जगदीप धनखड़ जी तो एकदम भयानक लोहा लिए हुए हैं। अरे तो अब वो लोहा लिए हुए तो लिए हुए हैं, इस तरह की खबरें चलती हैं उनके बारे में। चलिए जी, बताओ, राज्यपाल काम धाम की दिनचर्या क्या होती थी? अब क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं आप, तो ये बड़ा सवाल है कि अब दिनचर्या क्षेत्र में गुजर रही है, जनसंपर्क करना है, डोर टू डोर कैंपेन है, तमाम चीज़ें हैं। उस समय देखिए, ये तो मेरा पैशन है। मैंने आपको बताया बचपन से मुझे शौक था समाज सेवा करने का, राजनीति में आने का। तो आज मुझे बहुत मतलब कठिनाई नहीं हो रही, लेकिन मैं गवर्नर थी तो वो बिल्कुल अलग तरह का काम था वहाँ। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि गवर्नर बनने के बाद मतलब इंसान को एकदम यहाँ से यहाँ ले आया जाता है। इतना प्रोटोकॉल, इतने लोगों से मिलना जुलना, रोज डॉक्टर आपका चेकअप करने आएगा, रोज ये सब भी होता था। ये सब भी होता था, और कोई बगैर इजाज़त की मिल नहीं सकता। 3 बार उसकी सिक्योरिटी चेक होती थी।
तो वो तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल। और ये भी बड़ी बात होती है, आगरा में मैं तो घूम रहा हूँ, घूमने के बाद आपसे मिला हूँ, ये बड़ी चर्चा होती है कि आप चाहती थी कि आगरा में विधानसभा की सीट से आपके बेटे चुनाव लड़े। ये आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी, कहीं ना कहीं पार्टी में बात भी पहुंची थी कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहती थी शायद, और पार्टी ने बोला कि नहीं आप ही लड़िए। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में उसका परिवार हो तो बच्चों में ये बात आती है। मेरे अंदर आई जब मेरे पिता ने लड़ा तो, कि मैं चुनाव लड़ूंगी। बेटे की इच्छा थी, लेकिन मैंने तो उससे साफ कहा था कि हम तुम्हारे लिए नहीं कहेंगे, तुम अपनी तैयारी करो, पार्टी को अगर लगेगा तो तुम्हें लड़ाएगी, नहीं तो समाज सेवा करो, नहीं तो पार्टी की सेवा करो। और ये बात मैंने आगरा में सभी से कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं कहूँगी, और मुझे अंदाज भी नहीं था कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। मुझे तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। चलिए, कुछ सवाल हैं आपके कैंपेन से और आपके काम धाम से जुड़े हुए, मैं उन पे पूछता हूँ। आपके नाम में कई पोस्टरों पे मैंने देखा, कई खबरें पढ़ी हैं, और मतलब नेट पे तो आसानी से उपलब्ध भी है जी। बेबी रानी मौर्य कोट अनकोट जाटव लिखा होता है, और ये हाल फिलहाल का डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले के आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैंने ये खबर बीबीसी पे भी पढ़ी कि आप नाम में, सरनेम में जाटव नहीं लिखती थी, या उपनाम में जाटव नहीं लिखती थी। कोई पॉलिटिकल मसल फ्लेक्सिंग हो रही है यहाँ पे? किसी खास जाति को साधने की कोशिश है उपनाम की कोशिश से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ब्रज की लड़की कहिए, ब्रज की बहू कहिए, यहाँ जाटव मौर्य लिखते हैं, पुष्कर लिखते हैं, मौर्य लिखते हैं, या और कोई सरनेम लगाते हैं। मेरे ससुराल में मौर्य लिखते थे मेरे ससुर, तो मैंने भी नाम के आगे लगाया। तो यहाँ सब जानते थे कि मैं जाटव हूँ। लेकिन जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना था, तो पूर्वांचल के लोग मुझे वो मानते थे, वीसी में लेते थे, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट में, पिछड़ी जातियों में लेते थे। हाँ, वहाँ पे मौर्य पिछड़ी जातियों के लोग लगाते हैं। तो जब मैं जिस जाति से आती हूँ तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए, इसीलिए मैंने जाटव लिखा। तो अपनी जाति का इसरार किया आपने? हाँ, जाटव लिखते क्यों हुए। नहीं। और आप इंटरव्यूज में भी दलित समाज की बेटी कई बार टेक लेकर बोलती हैं। मैंने अपने आपके 8-10 इंटरव्यू देखे, उसमें आप कई बार। मैं देखिए, दलित समाज की बेटी तो इसलिए बोलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सब बनिया ब्राह्मणों की पार्टी कहते हैं। एक दलित की बेटी को, मैं यही बोलती हूँ कि एक दलित की बेटी को उन्होंने फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दिया है। मैं मेयर बनाई, मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही, मैंने जो अभी वर्तमान मेरे राष्ट्रपति हैं उनके साथ मैं कोषाध्यक्ष थी, फिर मुझे गवर्नर बनाया, फिर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है जो किसी दलित को इतने ऊपर तक लेके आती है। भाजपा दलित लोगों को ऊपर लेकर आई है, आप कह रही हैं। और फिर मेरा यहीं पे मुझे बार बार ये लगता है कि ऐसे मौक़ों पर रवि किशन जो भाजपा के सांसद हैं और तमाम दूसरे भाजपा के नेताओं को दलित जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घर खाना खाते हुए खुद का फोटो ट्वीट करने की, सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत है? क्या ये मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली कहूँ तो मैं किसी भी जाति समाज के किसी भी वर्ग को उसके संवैधानिक हक की वकालत देने की बात करूँगा, लेकिन क्या ये शो ऑफ नहीं है? दलित के यहाँ हमने खाना खाया और फिर हमने खाना खाते हुए, कौर तोड़ते हुए या थाली में खाना परोसते हुए हमें ये करने की जरूरत पड़ती है जब हमारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने दलित समाज के लिए काम किया। आप इस पूरे वक्फे को, इस पूरे माहौल को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस पूरे जो माहौल के आपने बताया मुझे, मेरा थोड़ा सा सोच इसमें अलग है। एक तो मोदी जी ने कही है या योगी जी ने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बिना जाति भेदभाव के काम किए सबके लिए। जितनी भी योजनाएं चली हैं उसमें दलित नहीं देखा, सवर्ण नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, कोई अन्य वर्ग को जो भी है नहीं देखे। शौचालय सबके लिए बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर मिले, राशन सबके घर मिल रहा है, और जो धन योजना है वो गरीबों तक पहुंची है। तो
मतलब एक जो दलित समाज में उसे छुआछूत कहिए या उन्हें बहुत नीचे तबके का मानते थे लोग, तो बीजेपी उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्हें ये समझाना चाह रही है कि आप हमारे समकक्ष हैं, हम आपके साथ भोजन कर सकते हैं, हम आपके साथ रह सकते हैं, आप हमसे क्यों मतलब डरे हुए हो या दूर हो, हम आपको अपने बराबर लाना चाहते हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक स्लोगन मैं इसीलिए मेंशन करती हूँ कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी चाहते थे कि जो पंक्ति में बिल्कुल पीछे बैठा है उसे आगे लाओ, या जो बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ है कुछ हम हाथ नीचे करें कुछ वो हाथ ऊपर उठाए, उसको बराबर लाने की कोशिश। मैं तो इसको इसी लिहाज से देखती हूँ कि उन्हें बराबर लाने की कोशिश की जाए। उनका जो भय है, उनका जो डर है, उसे निकाला जा रहा है। अगर मेरा सीएम भी भोजन कर रहा है तो वो ये सोचेगा अरे ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो हमारे संग रोटी भी खा लेते हैं, तो अब काहे का भेदभाव रहा। खासकर धार्मिक चेतना की बात की जाए तो मैंने तो अंबेडकर को भी पढ़ा है, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़ा है, दोनों को पढ़ा है मैंने। तो धार्मिक चेतना की बात की जाए तो न्यू बुद्धिज्म अंबेडकर लेकर आते हैं और तमाम दलितों के साथ वो एक मास कन्वर्जन का जो एक इवेंट होता है, तो वो चीज़ें तो है ही हैं जो शायद दीनदयाल उपाध्याय जी के यहाँ वो नहीं है। आप जी इसकी बात कर रही हैं, मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अगर कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं है कि दोनों के विचार एक जैसे हों। इसमें दो तीन चीजें और हैं मैम। अब आपके कुछ बयान हैं जो बड़े वायरल हुए हैं बीते कुछ समय में। एक ही है, हाँ कुछ नहीं है, एक ही है। एक ही है क्या है वो बयान, आप ही बता दीजिए। आप ही बताइए ना, मुझे तो पता ही है। थाने में महिलाएं शाम को 5 बजे के बाद न जाएं तो अपने भाई के साथ जाएं, पति या पिता के साथ जाएं, देवर के या दो की देवर के साथ जाएं, नहीं तो जाएं तो सुबह ही जाएं। नहीं तो इसमें देखिए आप वाल्मीकि समाज के बीच एक छोटी सी सभा को संबोधित कर रही थी, ठीक है, उसका है वो वीडियो। नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना, जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। देखिए, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही थी। हम महिलाओं को, बहनों को यही समझाना चाहते थे वो सुरक्षित रहें। सुरक्षित आज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हो जाती हैं। मैं गोरखपुर में ही थी, वहाँ भी कुछ घटना हुई थी उस समय, तो मैंने उस माहौल से बचाने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था कि आप थाने में जाएं तो भाई कोई महिला अनपढ़ है, कोई बच्ची अनपढ़ है, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगी तो उसे किसी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने पुलिस का भय नहीं दिखाया था उन्हें, मैंने उनकी सुरक्षा की खातिर कि वो अपनी बात को पुलिस के सामने रख सके, तो केवल वो वाली बात। आपने जो संबंध गिनाए थे वो पुरुषों के ही संबंध थे, भाई हो, पिता हो, तो किसके साथ जाएगी? अगर अनमैरिड है लड़की तो अपने भाई या पिता के साथ जाएगी ना, इसमें क्या बात है? क्या किसी महिला के साथ नहीं जा सकती? अभी ग्रामीण अंचल में आप देखिए जाके, कोई महिला हमारी हिम्मत कर सकती है कि हम थाने जाके अपनी कोई भी बात हो, कुछ भी हो जाए, वहाँ उसकी गाय भैंसी, मतलब आपका कहने मतलब है शाम 5 बजे के पहले महिलाओं की बात थाने में समझी जाती है, शाम 5 बजे के बाद नहीं समझी जाती है, इसलिए किसी के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना है, वो अपनी बात को कह तो पाए, कोई साथ होता है तो जरा हिम्मत रहती है। अकेले में उसको क्या कह पाए, बात नहीं कह पाए, कोई लिखा पढ़ी करनी है, अनपढ़ है, तो केवल मेरा इंटेंशन वो था। मैं किसी अपने प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रही थी, मैं अपने जो पुलिस प्रशासन है उस पे उंगली नहीं उठा रही थी, उसको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके पेश किया गया। बिल्कुल। अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा है, क्योंकि अभी जातियों की बात हो रही थी, आपने इंटरव्यू में कहा कि मायावती ने जाटव समाज का भरोसा तोड़ा है। जी, एबीपी न्यूज़ का शायद इंटरव्यू था। हाँ। आपने कहा कि मायावती ने जाटव समाज का भरोसा तोड़ा है, और मेरे यहाँ पे 2 सवाल है, मैं क्लब कर दे रहा हूँ ताकि आप जवाब दे लें, और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या मायावती ने ऐसा क्या किया, और दूसरा यही आरोप भाजपा पे भी लगते रहे जिस पर आपने कहा कि भाजपा ने काम किया, जो मैंने सवाल वहाँ पे आपको फ्लोट किया था, बताएं मैम। देखिए, मेरा जाटव समाज, मैं जाटव समाज से आती हूँ तो मैं अपना समाज की बात करूँगी पहले।
उनको जो अपेक्षाएं थी वो उस पर खरी नहीं उतरी। मैं तो आगरा की बात करती हूँ, आगरा में कोई ऐसा नवीन काम नहीं हुआ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी वो 5 साल, कुछ कर सकती थी। कोई ट्रेनिंग सेंटर ही खोल देती, कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल देती, कोई बेटियों के लिए कोई 12th के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर बनते हैं वो बन जाते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो समाज वैसे ही मतलब नीचे ही रहता है, जूते का काम करता है, बेचारे की उतनी आमदनी रहती है, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने की नहीं सोच सकता। तो जो समाज तुम्हारे साथ बिल्कुल आंखें बंद करके चल रहा है, तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। वो क्या करे? वो आज बीच चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहन जी की शायद सरकार आएगी, नहीं आएगी, हम कहाँ जाएं। इसलिए वो हमसे भी जुड़ रहा है, पार्टी से भी जुड़ रहा है। एक तो मैं यही बात कहूँगी। दूसरा, बीजेपी ने कभी भरोसा नहीं तोड़ा है दलितों का। ऐसा कोई काम आप मुझे बता दीजिए कि बीजेपी ने यहाँ भरोसा। नहीं, मैंने वही कहा कि दूसरी पार्टी के लोग भी आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि काम किया है, आपने पहले ही कहा था, पहले पिछले सवाल में कहा। मैं फिर कह रही हूँ जी, मोदी जी की सोच सोचिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? स्वच्छता अभियान, योगा से, फिर महिलाओं के शौचालय होने चाहिए, उन्हें गैस सिलेंडर मिलने चाहिए। कोविड के कारण उनके कारोबार बिजनेस खत्म हो गया, तो राशन इतना मिले कि उनके बच्चे रोटी तो खा लें। तो हाँ, वो मतलब फिर वो भी बात हो ही जाती है मैम ना। जब हम फ्री सिलेंडर की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि फ्री सिलेंडर लिए तो लिया, भरवाएं कैसे? वो महंगाई वाली जो पूरी बहस है, रोजगार वाली पूरी बहस है। पर अगर हमारी सरकार दोबारा फिर बनती है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान होंगे। सरकार तो अभी भी है मैम, सरकार तो भी 3-4 साल, अब तो आचार संहिता लगी, उसके पहले तो लगी नहीं थी। काम तो हुए हैं। चलिए ठीक है, आपके दावे हैं। हाल फिलहाल एक इंटरव्यू आपका काफी चर्चा में रहा है। उस इंटरव्यू में एक पत्रकार आपसे पूछ रहे थे हाथरस कांड पे सवाल, आपने एक जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि पुलिस कर्मियों की ये कार्रवाई कितनी सही है, रात में लाश जला देना। मैं उसको मुझे बार बार ये कहने में एक बार मेरी ज़बान फंसती है कि अगर पुलिस रात के अंधेरे में, किसी भी राज्य की किसी भी सरकार की पुलिस हो, कोई पुलिस अगर रात के अंधेरे में अगर किसी की लाश को जला रही है, तो मैं उसे दाह संस्कार कहने में मेरी ज़बान फंसती है। दाह संस्कार का हिंदू धर्म में एक अलग महत्व है, किसी के लिए भी है, किसी की घर में किसी की मृत्यु हुई तो उसका एक अलग महत्व होता है। और आप उस इंटरव्यू के बीच में ही से उठ के चली गई। हाथरस कांड पे मैं चाहता हूं कि आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी पार्टी के बीच में से आपके गाजियाबाद के जो एमएलए हैं किशोर गुर्जर, उन्होंने राज्यपाल को ही खत लिखा था कि भाई इनको यहाँ पे एसएसपी के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। ट्रांसफर हो गया, ये सब हुआ है, यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन क्या इतना सेंसिटाइजेशन अधिकारियों में, क्योंकि आपके 2-3 बयान हैं। एक तो आपने जो 5 बजे के बाद वाली बात की ही, हाथरस वाले कांड में आपने कहा कि जो दोषी हुए उनको सजा हुई, और जिस वीडियो में आपने कही थी 5 बजे वाली बात, उसमें आपने आगे किसानों पर कहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है और अधिकारी उनको भरमा रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो और आपके पास किसी आगरा से किसान भाई का फोन आया था, आपने कहा था उसमें। तो एक तो अधिकारियों को लेकर मेरे ख्याल से आप राज्यपाल हैं, थोड़ा ज्यादा राज्यपाल रही हैं, थोड़ा ज्यादा एक बड़ी दृष्टि होगी आपके पास। और हाथरस कांड पे आपका जो जवाब उस दिन क्या कभी ना पूरा हुआ, कभी ना रजिस्टर हुआ, मैं चाहता हूं आज करें आप, अगर आप कर सकें। नहीं, देखिए, आप भी शालीनता से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, देखिए, एक तो तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं बैठी थी एक मीटिंग में, और वो जब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि भैया दोषियों को सजा हो रही, जो कुछ उनको, जो भी हमारे मुख्यमंत्री ने उनको लिए घोषणा की होगी, अगर नहीं हुई है तो उसे पूरी कराएंगे। आप उसी बात को बार बार आपने कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों इतना पिंच कर रहे हो भाई? ये तरीका भी तो अच्छा नहीं होता है। नहीं, बताएं आप। नहीं, मैं उस पर आज भी कुछ नहीं कहूंगी। योगी जी ने जो किया है, मैं उनकी बात पर सहमत हूँ। उनके साथ अगर कुछ नहीं हुआ है, जैसे वो बताया गया मुझे, शायद नौकरी देने की बात है या कुछ और है, वो बात करेंगे हम अपने मुख्यमंत्री से और दिलवाएंगे उन्हें। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था हाथरस में मैम? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था हाथरस में। अब देखिए, मैं उतनी गहराई में तो नहीं गई, हो सकता है आपकी बात सही हो। मैम, जनता मतलब सुनना चाहेगी कि बीजेपी की
कि नहीं देखिए, उस पर खूब आंदोलन भी हुए। नहीं नहीं हमारे साथ नहीं, मेरी मैं बात सुन लीजिए मेरी सुनिए। बात मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आगरा की पहली महिला मेयर, जी उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी मौर्य, जो आगरा रूरल से सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुझे लगता है कि लोग ये सुनना चाहेंगे कि बीजेपी की एक बड़ी महिला नेता, यूपी की, खासकर ब्रज क्षेत्र की भी, वो हाथरस कांड पे क्या सोचती हैं। आप अगर ये कहीं कि आपको नहीं कहना, जो कार्रवाई हुई तो ठीक है, वो नहीं वो अलग। देखिए, जो हुआ होगा वो गलत ही हुआ। जैसा आप भी कह रहे थे कि दाह संस्कार होना चाहिए, जो पुलिस ने किया तो उनको योगी ने सजा तो दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था और भविष्य में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँ। चलिए ठीक। और तो ये थी बेबी रानी मौर्य जी के साथ बातचीत। आपके यहाँ आपके ज़िले के एक और नेता हैं, उनको भी सांसद है लेकिन अब करहल गए हैं चुनाव लड़ने। अच्छा। तो आपके ज़िले में इधर भी काफ़ी हो रहा है कि थोड़ा सा ऊंचाई से लोग आके फिर से एक बार ज़मीन पे गुथे हुए हैं। तो ये बातचीत थी बेबी रानी मौर्य जी के साथ। आपको ये बातचीत कैसी लगी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।